नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक ये स्थिति यूं ही बनी रहने की संभावना है। दरअसल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति काफी मजबूत है, जिसके चलते यह स्थिति बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक यानी 30 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी और साथ में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इसी के साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा विदिशा, रायसेन, दतिया, भिंड, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना और सागर में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। 29-30 अप्रैल और आज 28 अप्रैल, ये 3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी, गरज चमक की स्थिति और ओलावृष्टि कहीं कहीं भी होने की संभावना है। साथ ही साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना बनी हुई है। ओलावृष्टि जहां पर होने की स्थिति है, वो जो जिले हैं वो विदिशा, रायसेन, दतिया, भिंड, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना और सागर, यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। तो ये स्थिति आगामी 3 दिन तक थोड़ी सी काफ़ी एक्टिव रहेगी और थोड़ी सी बारिश की मात्रा भी इसमें ज़्यादा हो सकती है। ये तो बात हुई मौसम विभाग के अलर्ट की। अब दिखाते हैं उन इलाकों की तस्वीरें जहां बारिश हो रही है। तो प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है। बेमौसम हो रही बरसात से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। खरगोन, उज्जैन, मंदसौर और सीहोर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश से कई पेड़ उखड़ गए हैं। मंदसौर सीतामऊ कृषि उपज मंडी में गेहूं पूरी तरह से भीग गया। कई किसानों की उपज तेज पानी के बहाव में बह भी गई। पूरे जिले में लगभग सभी जगह से तेज आंधी के साथ बारिश की खबर है। बारिश के साथ ही ओले भी गिरे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार बने रहेंगे और तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां जहां बारिश हुई है वहां पर फसलों को नुकसान भी खूब पहुंचा है, जनजीवन प्रभावित है। जी नहीं, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो अप्रैल के महीने में जो मौसम है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है और प्रदेश भर में ज्यादातर जो शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और आंधी तूफान के चलते जो तेज बारिश का दौर है वो लगातार बना हुआ है। अप्रैल के महीने में तापमान में इस बार गिरावट देखने को मिली है और ऐसा नहीं लगा कि ये जो गर्मी का मौसम है वो चल रहा है, बल्कि गर्मी के मौसम में जो बारिश है वो झमाझम बारिश, तेज बारिश का दौर जरूर चल रहा है और पूरी तरह से जो मौसम है बदला हुआ नजर आ रहा है ऋतु। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात करी जाए तो मौसम विभाग ने यही कहा है कि अभी फिलहाल जो सिस्टम है 2 से 3 सिस्टम सक्रिय है और उन्हीं सिस्टम का जो असर है मध्य प्रदेश में लगातार दिखाई दे रहा है और अभी अप्रैल के खत्म होने तक यानी 29-30 अप्रैल तक लगातार जो तेज बारिश है, इसी तरह से जो मौसम में बदलाव है वो रहेगा। लेकिन मई की शुरुआत में भी मौसम का ये जो परिवर्तन है वो लगातार जारी रहेगा और करीब 5 और 6 मई तक इसी तरह से मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आएगा, जिसमें प्रदेश भर में आंधी तूफान भी चलेगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होगी। तो ये जो बारिश का दौर है अभी फिलहाल मई के पहले हफ्ते तक इसी तरह से बना हुआ रहेगा। यानी लोगों को इस बदले हुए मौसम के चलते जो तीखी गर्मी है, तेज गर्मी है, उससे राहत तो जरूर मिली हुई नजर आएगी। लेकिन किसानों के लिए जरूर थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ी हुई थी, क्योंकि इससे पहले जब बारिश हुई थी तो किसानों की फसलों को अच्छा खासा जो नुकसान है वो हो चुका है और अभी भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां पर मौसम विभाग ने ओलावृष्टि को लेकर भी संभावना जताई है। कल और परसों प्रदेश भर के ज्यादातर शहरों में मौसम विभाग ने ऋतु ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। ठीक ठीक ठीक, वाकई बारिश तेज हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है रंजना, अन्नदाताओं पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। तो आखिर इसके लिए सरकार की तरफ से राहत की कोई बात अभी तक?
इससे पहले ऋतु, जब फसलों को नुकसान हुआ था, ओलावृष्टि हुई थी बीच में, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के सर्वे कराने को लेकर जो निर्देश अधिकारियों को दिए थे, सीएम खुद किसानों के बीच पहुंचे थे। हालांकि अभी इससे पहले की बात कर ली जाए ऋतु, तो जो फसलें हैं, खड़ी हुई फसलें थी किसानों के खेतों में, वो कट चुकी हैं। और इससे बहुत बहुत शुक्रिया। खरगोन में बारिश से भीगा है मक्का। बेमौसम बारिश में बहा सैकड़ों क्विंटल मक्का। अनाज मंडी का हाल बेहाल हो चुका है। किसानों से खरीदार खुले मैदान में, व्यापारियों ने रखा था मक्का। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बारिश से मक्का भीग चुका है। बेमौसम बारिश से सैकड़ों क्विंटल मक्का भीग चुका है। अनाज मंडी का हाल बेहाल हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों से खरीदकर खुले मैदान में व्यापारियों ने मक्का रखा हुआ था, जो बारिश में भीग चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं खरगोन की, जहां पर बारिश से मक्का भीगा है। हजारों क्विंटल ये मक्का बताया जा रहा है। बेमौसम बारिश से सैकड़ों क्विंटल मक्का भीग चुका है। अनाज मंडी का हाल बेहाल हो चुका है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। बता दें, किसानों से खरीदकर खुले मैदान में व्यापारियों ने ये मक्का रखा था, जो अब बारिश के कारण भीग चुका है। भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में जारी की है राहत राशि। बारिश और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से जारी की गई है राशि। 159.52 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। 36 जिलों के 1,48,251 किसानों के खाते में ये राशि जारी की गई है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है, जिसमें एमपी भी शामिल है। नरसिंहपुर, दमोह और बुरहानपुर को एफएम रेडियो स्टेशन की सौगात मिली है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। पीएम के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण से 2 दिन पहले रेडियो सेवाओं का ये विस्तार किया गया है। पीएम ने कहा, आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सेवा का ये विस्तार ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। लाडली बहना योजना को लेकर भोपाल में सीएम शिवराज ने खुद महिलाओं के फॉर्म भरवाए हैं। ईदगाह हिल्स में योग केंद्र पहुंचे सीएम ने बहनों से संवाद किया। इसके बाद सीएम टीला जमालपुरा पहुंचे, जहां बहनों ने मेरे भैया जी आए हैं, रोशन हुई है मेरी गलियां गाना गाकर सीएम का स्वागत किया। इस दौरान सीएम लाडली बहनों के बीच जाकर बैठ गए और उनके साथ भजन गुनगुनाए। सीएम ने कहा, लाडली बहना ये एक योजना नहीं है, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए क्रांति है। सीएम ने बहनों को वचन दिया कि आखिरी सांस तक बहनों की बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। इसके बाद सीएम शिवराज बरखेड़ी और पंचशील नगर भी पहुंचे और बहनों के फॉर्म भरवाए। अब सीएम शिवराज आज रात 9 बजे योजना को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। हमारी कुछ बहनें भी आपके साथ संवाद करना चाहती हैं। हमारी वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं बहनों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने तय किया कि गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बना दी, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अरे भैया, आन दो बेटी को, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अभी कई बार गुस्सा हुआ, बोले निकल घर से। अब मकान जितने प्रधानमंत्री आवास के बन रहे हैं उनमें पति के साथ पत्नी का नाम भी रहेगा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर एमपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इनके खून में जहर भरा है, तो वहीं वीडी शर्मा के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यजनक करार दिया। कर्नाटक में एक रैली के दौरान मल्लिकार्जुन ने सांप वाला बयान दिया। उस बयान के बाद सफाई भी दी, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी ने हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के खून में जहर है। क्या जोड़ेंगे कि जिनके खून में ही जहर भरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के खून में ही जहर है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। उधर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन के बयान का बचाव किया और ट्विस्ट करने के आरोप लगाए। पीसी शर्मा ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान का जिक्र किया, साथ ही वीडी शर्मा के बयान को दुर्भाग्यजनक बताया। फायदा, लेकिन ये समझ लें कि कर्नाटक में 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आ रही है। उसके बाद जो हवाएं चलेंगी तूफान, उससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस आएगी और 2023 में राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनेगी 2024 में। तो ये सब डरे हुए हैं, इसी डर के चीजों को इधर से उधर तोड़ मरोड़ के बयानबाजी करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कर्नाटक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। खड़गे के माफीनामे से डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन सियासी नफे नुकसान का पता चुनावों के बाद ही लगेगा। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार के नौबतपुर में तय हो गया है और इस बीच आरजेडी के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री तेज प्रताप यादव चेतावनी उन्होंने दी है, तो वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बाबा को जेल में होना चाहिए। आरजेडी नेताओं के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में होने वाले कार्यक्रम से पहले विवाद खड़ा हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम नौबतपुर में तय हुआ है, वहीं उनके कार्यक्रम को लेकर आरजेडी नेताओं की बयानबाजियां शुरू हो गईं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपने अंदाज में चेतावनी दी। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। बात इतने पर ही नहीं रुकी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ये तक कह दिया कि बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। असल में इसी को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात है। आरजेडी नेताओं के बयान पर एमपी से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता धीरेन्द्र शास्त्री को सुनना चाहती है। साथ ही आरजेडी नेताओं को बीजेपी विधायक ने नसीहत भी दी। कोई भी साधु संत सन्यासी जानबूझकर किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, पर माननीय मुल्ला और मौलवियों से भी थोड़ी सी गुजारिश करो, उनको भी जरा फरमान जारी करो कि अगर तुम हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर हो रहे विवाद और बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीसी शर्मा ने कहा कि साधु सन्यासी को हिंदू मुस्लिम में बांटना ठीक नहीं। बागेश्वर में हनुमान जी है, उनके साधक हैं, संत हैं। मैं नहीं समझता कि कोई संत हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। ये तो सब राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट के लिए करते हैं, उनको कोई चुनाव तो लड़ना नहीं जो इस तरह की बात करेंगे। और केवल प्रिज्यूम कर लेना कि वो ऐसा कहेंगे तो ऐसा करेंगे, ये इन बातों का कोई मैं समझता हूँ कि अर्थ नहीं है।
हिंदू राष्ट्र के ओंकार भर बागेश्वर धाम प्रमुख इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके बयानों पर सियासी घमासान मचता रहा है। नया विवाद भी सियासी है, जो आरजेडी नेताओं की बयानबाजियों से शुरू हुआ है और अब इन सब के बीच बाबा हैं जिनको बिना मांगे प्रचार मिल रहा है। नरसिंहपुर पहुंचे तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा कि एक संत जब हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर घूम रहा है तो बिहार आने पर वार्निंग क्यों? बागेश्वर धाम महाराज इससे डरने वाले नहीं हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बिहार भारत देश में आता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे कि मेरा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बने। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, 150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, 100 करोड़ वाला हिंदू देश भारत देश क्यों हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो? जब एक संत एक संकल्प लेकर पूरे भारत में घूम रहा है, बिहार भी भारत देश में ही है, वहां पर महाराज जी को वार्निंग दिया जा रहा है। जो महाराज जी के ऊपर जो कमेंट करता है, ये दुर्भाग्य की बात है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट में पेश जांच रिपोर्ट में पुलिस की किरकिरी हुई है। मुरार पुलिस ने 7 आरोपियों से 760 ग्राम ड्रग्स बरामद किया था। एफएसएल रिपोर्ट में ड्रग्स की जगह यूरिया निकला है। हाईकोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। डीजीपी को आवेदक को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मोहित तिवारी को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। 9 महीने से आरोपी ड्रग्स के केस में अंदर थे। ड्रग्स पकड़ने वाली टीम की जांच के आदेश दिए गए हैं। झूठा केस बनाया गया है जिसमें ड्रग्स नहीं पाया है, यूरिया है जो कि एनडीपीएस एक्ट की परव्यू में नहीं आता है। इस वजह से आवेदक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ है। लगभग 9 महीने जेल में रहा है। इस वजह से डीजीपी 10 लाख रुपए मुआवजा उसको दें और संबंधित टीम के अगेंस्ट कार्रवाई करें, जिससे भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो। ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने परीक्षा पर रोक जारी रखते हुए 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करेगी। कोर्ट ने एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया है। अब इस मामले में 12 मई को अगली सुनवाई होगी। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने स्टंटबाज को दबोचा है। स्टंटबाज त्रिलोक माहौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 दोस्तों के साथ बुलेट पर जानलेवा स्टंट कर रहा था त्रिलोक। बुलेट के आगे के पहिए के मडगार्ड पर बैठा एक युवक पड़ाव इलाके में तेज रफ्तार में उसने बुलेट दौड़ाई थी। लगभग 3 किलोमीटर तक दौड़ाई थी बुलेट। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। पुलिस गिरफ्त में आए त्रिलोक ने माफी मांगी है। कहा, अब कभी गलती नहीं करूंगा। आगरमालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। मां का आकर्षक श्रृंगार के साथ ही पूरे मंदिर परिसर को फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया। पुजारी और पंडितों द्वारा विधि विधान से मां का पूजन और अभिषेक किया गया। माता को 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।